वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर के अंदर अपने एक्सटेंशन के अंदर पढ़ रहे थे पशुधन प्रबंधन की विभिन्न पद्धतियाँ। तो जो बच्चा पार्ट है वो आज पूरा कर रहे हैं। अपने कल पढ़ा था भेड़ पालन के मुख्य बिंदु, बकरी पालन के मुख्य बिंदु, वो आज अपने पढ़ रहे हैं भेड़ पालन के मुख्य बिंदु। तो मैंने बताया था मुख्य बिंदु का मतलब है अभी क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। तो ये 4-5 पॉइंट दिए हैं, वो अपने पढ़ेंगे। भेड़ पालन, भेड़ का मनुष्य से संबंध आदिकाल से, पुराने टाइम से है। भेड़ पालन विभिन्न क्षेत्र के निवासियों का एक प्राचीन व्यवसाय है। भेड़ पालन भेड़ से ऊन व मांस तो प्राप्त करता ही है, भेड़ से मांस। अब आप ये सोचते हो भी भेड़ से ऊन तो सुना है, मांस, क्योंकि अपना जो कल्चर है या जो आप लोग वो इस बारे में अपने नहीं सोच सकते। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा अभी आज का जो टाइम है इतना, मैं कह रहा हूँ कलयुगी हो गया है कि मांस तो इंसान का भी नहीं छोड़ रहे। तो ये जानवर है, इनका तो प्राथमिकता से है। तो भेड़ का भी मांस खाने में यूज करते हैं। भेड़ की खाद भूमि को भी अधिक उपजाऊ बनाती है। ठीक है। भेड़ कृषि अयोग्य भूमि में चरती है, कई खरपतवार आदि अनावश्यक घासों का उपयोग करती है। देखो भेड़ है, बकरी है, खुले बाण में मानो स्थान में चरती है, तो कई ऐसी अनावश्यक जो होती है खरपतवार उनको ये खाती है। ऊंचाई पर स्थित चारागाह जो अन्य पशुओं के अयोग्य होते हैं इनका उपयोग करते हैं। भेड़ पालक भेड़ों से प्रतिवर्ष मेमने प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? मेमने प्राप्त करते हैं। मैंने आपको एक सारणी बताई थी, वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए रनिंग में भी। जैसे सिप है, कौन सी उसकी जाति है, उसके मेल को क्या कहते हैं, फीमेल को क्या कहते हैं, जब मैटिंग करवाते हैं तो मैटिंग की प्रक्रिया को भेड़ में क्या कहते हैं, ठीक है, प्रसव को क्या कहते हैं, ये सारी बातें, और ग्रुप को क्या कहते हैं, ये सभी की आपके याद होनी चाहिए। बेसिक बहुत बढ़िया बात है, वो पूरी सारणी याद कर लेना, रट लेना एक तरह से। पशुपालन विभाग के भेड़ प्रजनन फार्मों से स्थानीय नस्ल की भेड़ों के नस्ल सुधार हेतु भेड़ पालकों को विदेशी नस्लों के मेंढे विक्रय किए जाते हैं। आपको पता है जो भेड़ पालक है उनको विदेशी नस्ल की, वही बात आती है गायों वाली, भैंसों वाली, ताकि जो देसी नस्ल की जो भेड़ें हैं उनको जो मेल है वो उपलब्ध कराए जाते हैं विदेशी नस्ल के, ताकि क्रॉस ब्रीड तैयार की जा सके। प्रजनन ऋतु में विदेशी नस्ल के मेंढे भेड़ पालकों को प्रजनन करवाने हेतु उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब अपने कुछ पॉइंट समझते हैं भी जो भेड़ पालने उनमें क्या क्या सावधानी रखनी होती है, क्या क्या मैनेजमेंट करना होता है। सामान्यतः भेड़ 9 महीने की आयु में पूर्ण वयस्क होती है। अब आप कंपैरिजन करो अपने दिमाग में, अपने कल पढ़ा था 1.5 साल यानी कि 15 माह में तो बकरी वयस्क होती है, और यहाँ पे भेड़ 9 माह में। किंतु स्वस्थ मेमने उत्पन्न करने के लिए आवश्यक उसे 1 वर्ष होने के पश्चात ही गर्भाधारण करवाया जाए। वो तो 9 महीने में जाती है, लेकिन कम से कम 1 वर्ष, और वहाँ 15 महीने यानी कि 1.5 साल था। भेड़ में प्रजनन 8 वर्ष तक होता है। कितने तक? 8 वर्ष तक। अब ये एज बता दी उसकी, 8 वर्ष तक। भेड़ में प्रजनन कितने वर्ष तक होता है? 8 वर्ष तक, यानी एज बता दी उसकी प्रजनन की। भेड़ की गर्भावस्था औसतन 147 दिन की होती है। 147 दिन की होती है। वहाँ तो अपने पड़ी थी बकरी में 5 से 6 महीने, मान लो साल में 2 बार बहती है, तो 147, यही 5 महीने यहाँ बन गए। भेड़ हर 17 दिन के बाद करीब 30 घंटे के लिए ताव या गर्मी में आती है। जो साइकिल है वो 17 दिन का है, इसके अंदर 30 घंटे के लिए, यानी कि आप मान लो पूरा 1 दिन और 5-6 घंटे ऊपर ये हीट में रहती है। ताव या गर्मी के अंतिम समय में मेंढे से संपर्क करवाने पर गर्भाधारण की अच्छी संभावना होती है। गर्भावस्था तक उसके पश्चात जब तक मेमने दूध पीते हैं तो भेड़ के पालन पोषण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, जब तक वो मेमने छोटे बच्चे दूध पिएंगे तो न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है। एक मादा भेड़ को अन्य भेड़ों की अपेक्षा गर्भावस्था तो उसके कुछ समय पश्चात तक संतुलित पौष्टिक आहार देना चाहिए। प्रजनन हेतु छोड़ने के 2 माह पूर्व से उनके आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस अवधि में संतुलित आहार और दाने की मात्रा भी बढ़ा देनी चाहिए। जब आपको मैटिंग या प्रजनन करवाना है उस टाइम थोड़ा विशेष आहार दिया जाना चाहिए। प्रजनन हेतु छोड़ने से पहले अवश्य देख लेना चाहिए कि मेंढे के बाहरी जननेंद्रियों की ऊन काट ली गई है, उसके खुर भी काट कर ठीक तरह कर लिए गए। यानी कि जब आप मीटिंग करवाते हो तो जो मेंढा होता है उसके आप बाल वगैरह उसको ध्यान में रखना है, उसको साफ सफाई का भी, जैसे खुर काटनी है, उसकी वो ऊन है वो उतारनी है, पूरा ध्यान रखना है। नर मेमने को 1.5 साल से पहले प्रजनन के लिए उपयोग में नहीं करना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, बेसिक नॉलेज वाली। ये जो मादा है उसके जो प्रजनन की जो वो एज कब होती है, मेल की कब होती है, कितना इसका प्रसव काल कितने टाइम का होता है, और ये जब इसका जो साइकिल है वो कितने दिन का होता है, तो ये बातें आपके लिए याद रखने वाली है। नर मेमने को 1.5 साल से पहले प्रजनन में उपयोग में नहीं लेना चाहिए, प्रजनन के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जननेंद्रियां यानी कि जो सेक्सुअल पार्ट है उसके प्राथमिक जनांग है, द्वितीय जनांग वो विकसित नहीं होते, तो 1.5 साल।
मेंढकों को प्रजनन के लिए छोड़ने से पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्हें उस क्षेत्र में पाई जाने वाली संक्रामक बीमारियों के टीके लगा दिए गए हैं। बेसिक सी बात है, जब आप क्रॉस करवाते हो तो मेंढे की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए भी क्या वो संक्रामक बीमारी से तो ग्रसित नहीं है। यदि एक से अधिक मेंढे प्रजनन हेतु छोड़ने हो तो नर मेंढों में कोई निश्चित पहचान कान पर टैग लगा देने चाहिए ताकि बाद में पता चल सके। मान लो एक से ज़्यादा मेंढों से मैटिंग करवा रहे हो तो टैग लगा देना चाहिए ताकि वो एकांतर क्रम में मैटिंग करवा लें उनसे। मेंढे का नस्ल के अनुसार कद व शारीरिक गठन उत्तम होना चाहिए। टेढ़े खुर, उठा हुआ कंधा, नीची कमर आदि नहीं होनी चाहिए। ये शारीरिक तालमेल है, यानी कि आप बढ़िया नस्ल के मेंढे से क्रॉस करो। बढ़िया नस्ल के अंदर ये होता है कि उसके सारे गुण देखो। समय समय पर पैदा होने के 18 से 12 सप्ताह के साथ मेमनों को मां से अलग कर देना चाहिए, यानी कि 2 महीने तक। 1 महीने के अंदर मैक्सिमम मान लो 4 सप्ताह आ गए, 8 से 12 सप्ताह बढ़ रहा है तो 2 महीने से उसकी माँ से अलग कर देना चाहिए। तत्पश्चात उसको संतुलित आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। ये बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट। संकर व विदेशी नस्ल के मेमनों के पैदा होने के 1 से 3 सप्ताह के अंदर उनकी पूंछ काट देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए? उनकी पूंछ काट देनी चाहिए। कब का? जब संकर व विदेशी नस्ल के मेमनों के पैदा होने के 1 या 3 सप्ताह के अंदर उनकी क्या काट देनी चाहिए? पूंछ मेमनों की। समय समय पर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि युवा भेड़ का वजन कम तो नहीं हो रहा है। इस अवधि में उसको अधिक से अधिक हरी घास उपलब्ध करवाएं, वजन कम ना हो, सारा ध्यान रखना पड़ेगा। अनुपयोगी व निम्न स्तर के पशुओं की प्रतिवर्ष छंटनी, कलिंग, निष्कासन, छंटनी, ये एक ही बात है। अच्छी नस्ल की देशी विदेशी संकर प्रजातियों का चुनाव अपने उद्देश्य के अनुसार करना चाहिए। या बढ़िया नस्ल है उसको पालना चाहिए। इनका प्रजनन मौसम के अनुसार करवाना चाहिए। जब ये नस्ल है, देख लो, मांस के लिए मालपुरा, जैसलमेरी, मांडिया, मारवाड़ी, नाड़ी, शाहबादी, छोटा नागपुरी, ये तो मांस के लिए है। ऊन के लिए बीकानेरी, मेरिनो, कोरिडेल, रेमबुलेट इत्यादि नस्ल का चुनाव करना चाहिए। दरी प्रकार की ऊन के लिए मालपुरा, जैसलमेरी, मारवाड़ी, शाहबादी, ये इनका ग्रुप है। भी कौन सी नस्ल है जो मांस के लिए उपयोगी है, कौन सी नस्ल है जो ऊन के लिए उपयोगी है, कौन सी है जो दरी प्रकार की ऊन के लिए उपयोगी है। 12 से 18 महीने की उम्र मादा के प्रजनन के लिए उचित मानी जाती है। 12 महीने यानी 1 साल की जब मादा हो जाती है, अच्छा उसको फीडिंग वगैरह दी जाती है तो वो प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। अब वो आप दिमाग में लगाओ, 4 सप्ताह बाद पूंछ काटने के लिए 2 महीने या 8 सप्ताह बाद उनको माँ से अलग करना, 17 दिन का वो साइकिल और 147 दिन इनकी संख्या है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें याद रखने वाली। बाकी मैनेजमेंट भी तो आपको ध्यान रखना है। अधिक गर्मी और बरसात के मौसम में प्रजनन और भेड़ के बच्चों का जन्म नहीं होना चाहिए, इससे मृत्यु दर बढ़ती है। गर्मी और बरसात के मौसम। महीन ऊनी वस्त्रों के लिए उपयोगी है। मोटे ऊन, दरी और कालीन के लिए अच्छा माना जाती है। आपको पता है जो इनके जो ऊन है वो किस काम में ली जाती है, बहुत काम है इनका। और अपना देखो या दिमाग लगाओ, ऊन उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है पूरे इंडिया के अंदर, 35% योगदान है, 35%। वहीं दूध का 10 से 12% सकल घरेलू उत्पाद में। इनके शरीर के वजन का लगभग 40 से 50% भाग मांस के रूप में प्राप्त होता है। मान लो इसी में वजन है 30 किलो तो उसका 50% कर लो आप, 15 किलो वजन मांस के लिए लो। भेड़ों को सुबह 7 से 10, शाम 3 से 6 बजे चराने के लिए दोपहर में आराम देना चाहिए। सुबह सुबह चराओ, दोपहर में आराम दो, फिर शाम को। या बिन भेड़ को 250 से 300 ग्राम दाना प्रति भेड़ सुबह या शाम देना चाहिए। अब देखो ये लिमिट है 250 से 300 ग्राम। उसी तरह से कैटल में भी है, बुफेलो में भी है। क्या अपने कभी मात्रा देखते हैं घरों में? नहीं देखते। 70-80% तो मुझे नहीं लगता परिवारों में भी वेट के हिसाब से, दूध के हिसाब से उनको दाना दिया जाता है। नहीं आइडिया है कि अभी तो टोपे भर गए, ये बात तो बटल मंगा गई, ये नहीं होना चाहिए। तो मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको बातें बताई थी, 25-26 पॉइंट बताए थे। वो उसमें से अगर जो आपके 10-12 मेन में नहीं अगर दिमाग में रखते हो तो इसका सीधा फर्क पड़ता है दूध उत्पादन पर। प्लस में जो बार बार पशु चाव में आता है, गर्भित नहीं होता, वो बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। मैनेजमेंट पर सब कुछ डिपेंड करता है और उसमें आर्थिक नुकसान होने की संभावना कम रहती है। भेड़ के बच्चे को पैदा होने के तुरंत बाद खीस पिलानी चाहिए, नॉर्मल सी बात है, ये आपको पता ही है। पोषण और रोग निरोधक शक्ति प्राप्त होती है उससे। दूध सुबह शाम पिलाना चाहिए। समय समय भेड़ों के मल में कृमि की जांच करवानी चाहिए। पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार यानी डीवर्मिंग करवा देनी चाहिए। भेड़ के रहने का स्वाद खुला होना चाहिए। पीने के लिए स्वस्थ पानी चाहिए। बेसिक सी बातें हैं। अब ये इतनी पढ़ी अपने, ठीक है, पढ़ी जरूर थी। इनमें से आप पढ़ोगे तो कोई 10 बातें ऐसी होगी जो वास्तव में याद रखनी है, नॉलेज वाली है। बाकी तो बेसिक बातें सेम है बकरियों की से भेड़ों की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं
पिग या सूअर पालन के मुख्य बिंदु। सूअर पालन कम कीमत पर कम समय में अधिक आय देने वाले से, समय कम कीमत कम व्यवसाय ज़्यादा। सूअर एक ऐसा पशु है जिसे पालना एक ही दृष्टि से बहुत लाभदायक है। सूअर का मांस प्राप्त करने के लिए इसे पाला जाता है। इस पशु को पालने का इलाज है कि एक तो सूअर एक ही बार में 10 से 12 बच्चे देने की क्षमता का एकमात्र पशु है। सबसे बड़ा बेनिफिट है ये, एक बार में जो देगा तो 10 से 12 पशु देगा। मांस के पर्पज कौन सा होगा? मांस उत्पादन। मांस तो अधिक प्राप्त होता ही है। दूसरा, इस पशु में अन्य पशुओं की तुलना में साधारण आहार को मांस में परिवर्तित करने की अत्यधिक क्षमता होती है। साधारण सा आहार दो, मांस में तब्दील हो जाए, जिसके कारण रोजगार की दृष्टि से पशु लाभदायक सिद्ध होता है। सूअर पालन कोई भी किसान कर सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा भी सहायता प्रदान की जाती है। इसके मांस में प्रोटीन होने की वजह से इसके मांस की मांग भी अधिक है, जो कुछ विशेष राज्यों में अधिक है। सूअर के मांस को निर्यात कर भी अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। सूअर का मांस भोजन के रूप में खाने के अलावा इस पशु का प्रत्येक अंग किसी न किसी रूप में उपयोगी है। सूअर की चर्बी, त्वचा, बाल, हड्डियों से उपयोगी सामान तैयार किए जाते हैं। इसे अपनाकर बेरोजगार युवक आत्मनिर्भर हो सकते हैं। देश के बेरोजगार ग्रामीण युवक, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए तो सूअर पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय साबित हो रहा है। अब अपने को ये अटपटा सा लग रहा है सूअर, क्यों? अपने यहाँ कल्चर में गानगर में शायद ही है तो कोई है, क्यों? क्यों अपने वही है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, और बकरियों का भी क्रेज बढ़ रहा है। भेड़ का तो चलो गाँव में देख ही रहे हैं, सूअर का लेकिन अब आप देख लो, बकरी का पड़ा, भेड़ का पड़ा, उसमें सूअर का कितना जोर दे के बता रहा है अभी इतना तकड़ा व्यवसाय है ये, इतना इसमें प्रोटीन है, मांस की मांग है। नेक्स्ट बात करते हैं, सरकार ने भी सूअर पालन से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हुए। प्रशिक्षण का मतलब अभी आप कैसे पालोगे, कैसे इनका रख रखाव करोगे, कैसे इनका न्यूट्रिशन है, सारा बताया जाता है, जिससे लोगों का रुझान इस व्यवसाय की तरफ बढ़े। सूअर को खरीदने और बेचने के लिए समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में बाजार भी लगाए जाते हैं। सूअर मेलों का आयोजन किया जाता है। यहाँ उचित मूल्य पर सूअरों का क्रय विक्रय भी होता है। सूअरों के रोकथाम के लिए टीके व कीटनाशक दवाई दी जाती है। अब नेक्स्ट अब अपने इसकी डिटेल पढ़ते हैं, क्या इसका वजन है, क्या एज वगैरह, ये सारी इसके अंदर पड़ेगी। देसी सूअर पालना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होता, क्योंकि जहाँ देसी नस्ल के सूअर का वजन 1.5 वर्ष की आयु में 35 से 40 किलोग्राम हो जाता है देसी नस्ल का, वहीं इतनी आयु के विदेशी नस्ल के सूअर का वजन 1 कुंटल तक है। अब आप देख लो कितना फर्क है, और वजन के हिसाब से ही इनका मांस उत्पादन में इनका योगदान है, तो वजन के साथ डिपेंड करता है, निर्भर करता है वजन इनके उत्पादन में। देसी नस्ल के नवजात बच्चे का वजन 1.5 किलोग्राम होता है। देसी सूअर से मांस का उत्पादन काफ़ी कम होता है, इसलिए विदेशी नस्ल के सूअर ही पालने चाहिए। सूअर पालन के लिए घर बनाते समय सर्दी गर्मी में वो ध्यान रखना चाहिए। सूअरों के घर के साथ ही बाड़े भी बनाने चाहिए, ताकि सूअर बाड़े में घूम फिर सके। ये आपको पता है, मकान बना दिया, आगे बाड़ा बना दिया, ताकि अंदर जाए, बाहर निकले, इधर उधर घूमता रहे। रोशनी, घर का फर्श समय समय पर साफ करना चाहिए, नॉर्मल बातें। अब मेन बात वो है, मादा सूअर वर्ष में 2 बार बच्चे देती है, 1 साल में 2 बार। भेड़ भी 1 साल में 2 बार होगी, बकरी भी 2 बार होगी, लेकिन सामान्यतः मादा 112 से 116 दिन गर्भावस्था में रहती है। इनका जो प्रसव काल है वो देखो क्या है, 112 से 116 दिन गर्भावस्था में रहती है। तो ये बस 4 महीने की एवरेज आ रही है। प्रसव से 1 महीना पूर्व मादा को प्रतिदिन अतिरिक्त खुराक दी जाती है, ताकि मादा की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा किया जा सके। सूअर पालन विश्व के कई देशों में किया जाता है, सबसे ज़्यादा चीन में है, क्योंकि चीन की जनसंख्या भी ज़्यादा है और उनको तो फिर जरूरत है मांस वगैरह की। ये सारे देशों के नाम है, भारत में भी कर रहा है। सूअर पालन की शुरुआत करने से पहले आवश्यक की पूरी जानकारी हो, इसमें काम आने वाले खर्च, स्थान का अनुभव, सूअर की प्रजाति, व्यापार के जोखिम, पशुओं की बीमारी, यानी कि पूरा तरह नॉलेज होना चाहिए हर पॉइंट का। मांस उत्पादन में दूसरों पशुओं के मुकाबले सूअर से पर्याप्त मात्रा में मांस प्राप्त होता है, यानी ज़्यादा मांस प्राप्त होता है अन्य के मुकाबले। इसका मांस अधिक प्रोटीन वाला होने की वजह से विदेशों में भी इसकी अधिक मांग है। पर्सन अगर बन के आ सकता है, एक छोटा सा और गंभीर सा पर्सन ऊपर दे देगा निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा, नीचे ये जानवर दे देगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना वहाँ पर। अधिकतर ऐसा खाना जिसको बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, सूअर पालन के द्वारा इस खाने को पोषित मांस के रूप में प्राप्त किया जाता है। आपको पता है सूअरों के लिए कोई स्पेशल नहीं है, जूठा सूटा जो भी पड़ा बचा कचा वो ये सूअरों की मशीन में चलता है। मादा सूअर एक बार में 14 से 20 बच्चों को जन्म देती है। अब देख लो, 14 से 20 बच्चों को। मादा साल में 2 बार बच्चों को जन्म देती है।
इस व्यवसाय में इनके रहने के स्थान अन्य सामग्री कम निवेश की आवश्यकता होती है। इसे जल्दी 6 से 8 महीने में अच्छी आमदनी शुरू हो जाती है। बेसिक बातें, बैंक आपको इसमें लिए ऋण भी दे रहा है, प्रशिक्षण भी दे रहा है। देसी सुअर की काफ़ी प्रजातियां, व्हाइट यॉर्कशायर, हैम्पशायर, देसी घुंघरू आदि प्रचलित है। लैंडरेस, ये कुछ इनकी प्रजातियां हैं। क्षेत्रीय मांग के अलावा विदेशों में भारत में से मांस का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है। भारत से यहाँ निर्यात होता है मांस का। सूअरों का आहार जन्म के 15 दिन बाद शुरू हो जाता है। माँ के दूध के साथ साथ पिगलेट को सूखा ठोस आहार दिया जाता है, जिसे क्रीप रिएक्शन कहते हैं। 2 महीने के बाद बढ़ते हुए सूअरों को ग्रोवर रिएक्शन व वैक्स सूअरों को फिनिशर रिएक्शन दिया जाता है। तो ये अनुपात है इनका। भी छोटा बच्चा है उसको क्या दिया जाता है, 2 महीने का हो गया उसको क्या, इस तरह से ये सूअरों के जन्म के 15 दिन बाद, 15 दिन नहीं 15 दिन के बाद सूअरों की आवश्यकता के अनुसार मिश्रण दाना, ये बात आ गई। अब ये देखो अपने पढ़ लिया बकरी पालन के मुख्य बिंदु, भेड़ पालन के, सूअर पालन के, बेसिक बातें थी सारी जानकारी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जो 5 से 7 पॉइंट ऐसे होते हैं जो अपने को बताते हैं एज कब होती है इनकी, प्रजनन की, कितने बच्चे हैं, कब ताव में है, कितने बच्चे देती है, कितने माह का इनका वो जो गर्भावस्था कितने टाइम की होती है, ये बातें अभी अपने तीनों की पढ़ी है। तो ये बातें मुख्यतः आपको याद रहनी चाहिए। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है मुर्गी पालन के मुख्य बिंदु। भारतीय कृषि प्रधान देश है, यानी कि ये बेसिक बात है कि मुर्गी पालन भी अपने भारत के अंदर होता है और भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में भी होता है। ठीक है, अब अपने इसकी जो मेन बात है वो पढ़ते हैं। ये बेसिक बातें तो आपको पता ही है। देसी मुर्गा या ब्रायलर मुर्गियों से बहुत अलग होती है। फ्री रेंज चिकन, देसी मुर्गी या फ्री रेंज चिकन ब्रायलर मुर्गियों से बहुत अलग होती है। इन मुर्गियों का ब्रायलर मुर्गियों की तुलना में बहुत धीरे विकास होता है। फ्री रेंज चिकन को 1-2 किलो का वजन प्राप्त करने में लगभग 4-5 महीने लग जाते हैं। यह मुर्गियां ब्रायलर मुर्गियों के मुकाबले बहुत शक्तिशाली और सक्रिय है। बाजार में भी ब्रायलर मुर्गियों की तुलना में इसकी कीमत अधिक होती है। देसी मुर्गी का सबसे खास बात यह होती है कि इसमें दाने की सबसे कम जरूरत पड़ती है और यह बहुत कम जगह में आराम से रह जाते हैं, इसलिए बड़ी आसानी से पाला जा सकता है। मुर्गी पालन का विषय अधिकतर अंडे व मांस। अब आपको ये भी ध्यान नॉलेज में होना चाहिए। यदि मान लो भेड़ का पढ़ा था, उसमें पढ़ा था अपने एक तो ऊन और मांस, बकरी का दूध और मांस, सूअर का सिर्फ मांस। उसी तरह से जो अपने मुर्गी पालन है उसमें अंडा प्लस मांस। इसके साथ ही मुर्गियों के कूड़ों से खेतों में उपजाऊ भी बनाई जाती है। उतना ही 40 मुर्गियों के बिस्टा में एक खेत को उपजाऊ बनाया जाता है, यानी कि जिसकी जो वो बिस्टा है यानी जो मल है उसका क्या है, अपने उपजाऊ भूमि को उपजाऊ करने में काम खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। पौष्टिक आहार, बीमारियों का दूर रखना चाहिए। पोल्ट्री फार्म बनाते समय ध्यान रखना चाहिए गांव या शहर से बाहर मुख्य सड़क से अधिक दूर न हो। पानी बिजली की पर्याप्त व्यवस्था बेसिक बात है। चूजे या ब्रायलर दाना, दवाइयाँ, वैक्सीन आदि आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। ब्रायलर मुर्गी बेचने के लिए बाजार की भी उपलब्धता होनी चाहिए। ये शेड की लंबाई चौड़ाई दे दी, फर्श पक्का होना चाहिए। इसके दोनों और जाली वाली साइड में दीवार फर्श से 60 इंच ऊंची होनी चाहिए। ये सारी बेसिक बातें हैं। अब मेन बात देखते हैं अपने। प्रत्येक 100 चूजों के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दाने के बर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। यानी 100 चूजों पर यह चीज़ है भी 3 पानी और 3 दाने के बर्तन, ताकि उनको दिक्कत ना हो। बाकी इसमें कुछ अलग कोई खास नहीं दे रखा। मेन जो बातें अपने भेड़ बकरियों में, सूअर में पड़ी थी तो वो मुर्गी पालन में थी। तो ये आपका जो चैप्टर है वो होता है फिनिश। ये ब्रॉयलर जो है ना वो मांस के लिए होता है, लेयर मुर्गी के अंडों के लिए होता है। जो अपने पड़ी थी अंडों के अंदर, जो लास्ट बात बच गई वो थी अपने ब्रायलर पड़ी थी। वो ब्रायलर है वो है मांस के लिए। किसके लिए? मांस के लिए। और जो लेयर वो है अंडे के लिए। ये इनकी वैरायटी है। जो एक तो मांस आपने पढ़ा था ना कि मुर्गी के अंदर 2 उत्पादन है, एक तो मांस के लिए पाला जाता है और एक अंडों के लिए। तो जो ब्रायलर जाती है यानी किस्म वो तो है मांस उत्पादन के लिए और जो लेयर है वो है अंडों के लिए। तो ये मेन मुख्य बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू।